लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आज जितनी एनर्जी है, आज से 500 साल पहले भी उतनी एनर्जी थी, और आज के 500 साल बाद या 100 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद भी एनर्जी उतनी ही रहेगी। एनर्जी को ना तो मैं पैदा कर सकता हूं, ना ही नष्ट कर सकता हूं। तो फिर काहे ये एनर्जी की फील्ड में, रिसर्च फील्ड में जो इंजीनियर, जो साइंटिस्ट बैठे, वो एनर्जी के नए नए रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, नए नए सोर्सेज पे काम कर रहे हैं, उसके नई नई फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग सोलर एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विंड मिल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और तमाम अब हम लोग कई सारे ऐसे नए नए सोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर अब तक हम लोगों ने काम नहीं किया। अभी तक हम लोग जो गाड़ियाँ पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन वगैरह से, कैरोसिन से चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग अलग दूसरी फॉर्म से चलाने की कोशिश करें। बेसिक बात क्या बच्चों की, इसमें कोई संशय नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना। पर बच्चों केवल क्वांटिटी ही क्या मायने रखती है? इट इज़ नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कि क्वालिटी क्या है? कई सारी एनर्जी ऐसी होती है जिनसे आप वर्क कन्वर्ट कर सकते हो, जिनसे आप जिन्हें आप वर्क में तब्दील कर सकते हो। पर कई सारी एनर्जी ऐसी भी होती है बच्चों जिन्हें आप सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, आसानीपूर्वक वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं बच्चों, मैं आपको एक बहुत ऊंचा बांध, आपके पास में एक बहुत ऊंचा डैम है बच्चों, जिसमें आपने खूब सारा पानी स्टोर कर रखा है। यू हैव स्टोर्ड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इनटू दिस, बहुत सारा पानी उसमें भरा हुआ है। तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों उसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट डैम। आपने उस बांध में पानी स्टोर कर रखा है। तो अब बच्चों ये पानी में पोटेंशियल एनर्जी खूब सारी है। जैसे ही मैं इसके दरवाजों को खोलूंगा तो साहब इसमें से पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, इट विल फ्लो डाउनवर्ड। और जब वो पानी नीचे की तरफ फ्लो होगा बच्चों तो वो टरबाइन की ब्लेड्स पर गिरेगा। वो जो है बच्चों वो टरबाइन की ब्लेड्स पर गिरेगा, और जब वो टरबाइन की ब्लेड पर पड़ेगा तो ये टरबाइन जो बच्चों ये घूमेगा, और जब ये टरबाइन घूमेगा तो इससे जुड़ा हुआ जनरेटर घूमेगा, और इससे जुड़ा हुआ जब जनरेटर घूमेगा बच्चों तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी डेवलप्ड। आई रिपीट बच्चों, यहां से आपने बांध का दरवाजा खोला तो खूब सारी स्थिति जुड़ जाती है, उसके पास में खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। एज यू ओपन दैट डोर, सारी की सारी एनर्जी बच्चों वो नीचे आएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और कोई संशय नहीं कि जितनी इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन की ब्लेड्स पर, उसके पंखों पर टकराई, टरबाइन ने घूमना शुरू किया, जनरेटर ने घूमना शुरू किया, आपके घर में, मेरे घर में बिजली पैदा हो गई भैया, बिजली आने लग गई। सो बात यह है बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, बट दैट पोटेंशियल एनर्जी कुडंट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी। सो इट इज नॉट ओनली द क्वांटिटी बच्चों, इट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी विच डज मैटर। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया। फर्ज कीजिए किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, 5,000 रुपये आपने उसमें जमा किए, 5,000 रुपीज सपोज जमा किए। अब उस बैंक की एक पॉलिसी है कि आपको अगर उसमें अकाउंट को सर्वाइव करवाना है, अकाउंट रखना है, एग्जिस्टिंग रखना है, तो आपको मिनिमम 1,000 हर मूवमेंट पर उसमें रखना है। आप कुछ भी कर लीजिए, 1,000 से नीचे नहीं ला सकते। 1,000 से नीचे अगर आप लाएंगे तो फिर वो आपका अकाउंट सीज कर देंगे, वो बंद कर देंगे। तो आपने 5,000 रुपये जमा कर दिए। आप इस सोच में हो कि साहब वो 5,000 रुपये मेरे हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दैट अकाउंट तो आपको मिनिमम 1,000 तो एट एनी मोमेंट उसमें रखना ही रखना पड़ेंगे सेव। तो आप कितने निकाल सकते हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम 4,000 निकाल सकते हो। आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हो? नहीं। सो कहने को तो 5,000 रुपये पूरे आपके हैं, लेकिन उन 5,000 रुपयों में से बच्चों आप 4,000 को निकाल सकते हो, लेकिन 1,000 को आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल यही फंडा है बच्चों जो हम बात कर रहे हैं अभी, गिब्स फ्री एनर्जी बच्चों, जिसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली मुद्दे की बात तो बच्चों ये फ्री एनर्जी है, लेकिन इसको चूंकि गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसीलिए हम लोग इसको गिब्स फ्री एनर्जी कह रहे हैं। गिब्स ये वो वाला गिब्स नहीं है बच्चों जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर था, हर्षल गिब्स, वो नहीं। क्योंकि जनरली जब गिब्स नाम दिमाग में आता तो मेरे तो कम से कम हर्षल गिब्स ही नाम दिमाग में आता बच्चों। एनीवेज, सो क्या हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है बच्चों की, देखिए आप, मुद्दे की बात यह है कि बच्चों क्वांटिटी काम की नहीं है, केवल क्वालिटी भी काम की है।
किसी भी सिस्टम के पास में वो एनर्जी बच्चों जो आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे आप वर्क में बदल सकते हो बच्चों, उसे आप बोला करते हो गिब्स फ्री एनर्जी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम बच्चों विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, जिसे आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे आप कार्य में बदल सकते हो, उसे आप बोला करते हो बच्चों फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने 5,000 रुपए जमा करे, सपोज कीजिए 5,000 रुपए मैंने जमा करे बच्चों, ये रहे वो 5,000 रुपए, जैसे मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। अब उसमें से क्या है बच्चों, 1,000 रुपीज ऐसे हैं जो मुझे हमेशा रखना पड़ेंगे, मैं उसे नहीं निकाल सकता। सो बच्चों देखिए, अगर सिंपल सी बात है बच्चों, किसी सिस्टम की एंथैल्पी एच है, इफ आई से किसी सिस्टम की एंथैल्पी एच है, इसका मतलब ये हो गया कि साहब उसके पास में जो टोटल अवेलेबल एनर्जी है बच्चों वो है एच। लेकिन अब मान लीजिए अगर सिस्टम का टेम्परेचर T है और सिस्टम की एंट्रोपी S है, लेट अस सपोज कि सिस्टम का टेम्परेचर T है, सिस्टम की एंट्रोपी S है, तो T इंटू S जो है बच्चों ये वो एनर्जी होगी जिसे आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसे आप यूज नहीं कर सकते, मतलब कि 1,000। भाई ये वो 5,000 हो गए जिसे आप कर सकते थे, जो आपके पास टोटल अमाउंट था, टोटल मनी थी आपकी, लेकिन उसमें से T इंटू एस ये वो एनर्जी है बच्चों जो आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसे आप उसमें से नहीं निकाल सकते, मतलब 1,000। तो बचा कितना बच्चों, बचा ये। तो जितना अमाउंट आप यूज कर सकते हो बच्चों उसे आप बोला करते हो गिब्स फ्री एनर्जी, अर्थात कि गिब्स मुक्त ऊर्जा। आई रिपीट बच्चों, यदि किसी सिस्टम की एंथैल्पी है H, मतलब ये हो गया कि उसके पास में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल जो है बच्चों वो है H। फर्ज कीजिए किसी सिस्टम की एंथैल्पी H है, मतलब उसमें जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है बच्चों वो है H। अब T इंटू एस बच्चों इसमें वो एनर्जी है जो आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वो हो गई। और बची कितनी G, बची कितनी बच्चों H माइनस टी एस। ये जो होता है बच्चों इसे हम बोला करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बच्चों, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क इज नोन एज बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है, जिसे आप उसे फ्री कर सकते हो, जिसे आप उससे मुक्त कर सकते हो, इसीलिए इसको नाम दिया बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट, यदि मैं इसे बच्चों डिफरेंशिएट करता हूं, यदि मैं इसका अवकलन करता हूं, तो ऐसे ही कुछ पिक्चर आएगी भाई। जी का डिफरेंशिएशन डेल्टा जी और इसका ये हो जाएगा बच्चों। अब ये लीजिए साहब, ये तो चलिए डेल्टा जी हो गया, ये डेल्टा एच हो गया, माइनस डेल्टा टी एस हो गया। अब बच्चों ये डेल्टा एच और दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर कोई दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में बच्चों तो आई रिपीट, देखिए ये तो हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन फ्री एनर्जी। ये क्या आ गया बच्चों, चेंज इन फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। अब अधिकांश केमिकल रिएक्शंस आप ऐसे ही पाएंगे बच्चों, यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। In most of the reaction you will find that temperature is kept constant, and if temperature is kept constant, अवश्यम भावी रूप से बच्चों change in temperature होगा 0। As I told, in most of the chemical reaction temperature is kept constant, और अगर temperature constant है बच्चों तो change in temperature 0, और अगर change in temperature 0 है बच्चों तो डेल्टा G जो होगा that would be डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये लीजिए साहब, ये जो दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग गिब्स इक्वेशन कहा करते हैं। वी यूज टू कॉल देम गिब्स इक्वेशन। कुछ लोग बच्चों इन्हें गिब्स इक्वेशन कहने की बजाय गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। सम पीपल यूज टू कॉल देम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए बच्चों, हमने किसी अकाउंट में, किसी बैंक में हमने 5,000 रुपये जमा करे, तो ये मेरी एंथैल्पी हो गई कि साहब मेरे पास में कुल मिलाकर 5,000 रुपये हैं, लेकिन उसमें से T इंटू एस ये वो रैंडम वाली एनर्जी है बच्चों जो मैं यूज नहीं कर सकता। भाई एस जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एंट्रोपी, एस जो है बच्चों वो एंट्रोपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो T इंटू एस दिस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों विच इज ऑफ नो यूज, जो आप यूज नहीं कर पा रहे। तो आप कितनी यूज कर पा रहे हो, देख टोटल इतनी थी, उसमें से आप इतनी यूज नहीं कर पा रहे, सो दिस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू कैन यूज। दोनों को डिफरेंशिएशन किया बच्चों आपने, अलग अलग कर दिया। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन। और मैंने जैसा बताया बच्चों कि इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन यू विल फाइंड दैट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, एंड इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट बच्चों डेल्टा T जो होगा वो 0 होगा।
तो डेल्टा जी बराबर आएगा बच्चों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपके पास में आ गया। अब कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, यहां पर जरा गौर कीजिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस का मतलब आप जान चुके बच्चों, ऐसी कोई प्रोसेस जो अपने आप हो, इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी जो होता है बच्चों दैट इज नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बच्चों जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है, वो ऋणात्मक होता है। और अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी है बच्चों जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, अस्वतः है, तो उस केस में बच्चों जो डेल्टा जी होगा वो जीरो होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? जीरो होगी। ओ सॉरी, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं हो सकते बच्चों, उसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। एंड अगर कोई केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस बच्चों इक्विलिब्रियम में, सिंपली इफ आई से दैट इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, तो उस केस में बच्चों जो डेल्टा जी होगा वो जीरो होगा। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा जी जीरो। और यहां हम जो डेल्टा जी बोल रहे हैं बच्चों वो किसका बोलते हैं? सिस्टम का बोलते हैं। डेल्टा जी जो यहां पर हम लोग बोला करते हैं बच्चों दैट इज ऑफ सिस्टम, वो निकाय का डेल्टा जी है। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बच्चों जब एंट्रोपी के बारे में बात करी, तो एंट्रोपी में आप लोगों ने देखा, सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आप लोगों ने बात करी, तब देखा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। मैंने सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, मैंने ऐसा कहीं भी कहा? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, मैंने आइसोलेटेड सिस्टम कहा। मैंने बार बार आपसे उस समय भी रिपीट किया बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो आप बोल दीजिए कि हाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन अगर आप बच्चों किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं और आप सिस्टम की फ्री एनर्जी चेंज जो है बच्चों वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। जैसे क्वेश्चन बन जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग विल गाइड यू फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन, भाई आपको इनमें से ऐसा कौन सा, चार आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं बस, और उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों वो आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा। एक ऑप्शन आपको दे रखा है डेल्टा एच, आपको एक दे रखा है बच्चों डेल्टा एस, एक आपको दे रखा है डेल्टा जी, और समवाट एक दे रखा है आपको डेल्टा ई। आपको दे रखा है कि किसी सिस्टम के, ये चार आपको दे रखे हैं, इनमें से किसकी मदद से आप रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पहचान पाओगे? तो आप डेल्टा एस से पहचान पाओगे? नहीं। क्यों? डेल्टा एच नेगेटिव है, पॉजिटिव, हिसाब से रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो जाएगी। और डेल्टा एस डेल्टा ई में रिलेशन आप लोग देख चुके हो, तो इनसे तो आपको नहीं मालूम पड़ना। अब कंफ्यूजन अगर किसी के जहन में आता है बच्चों तो वो आता है डेल्टा एस और डेल्टा जी से। कई लोग सोचते हैं कि डेल्टा एस से मालूम पड़ जाएगा। मैंने पूछा कैसे? बोले सर अगर देखिए डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। शायद आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि सर जब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। बिल्कुल सही बात, लेकिन वो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है पर वो सिस्टम का नहीं होता, वो यूनिवर्स का होता है। हो सकता है सिस्टम का भी हो सकता है ना भी हो। मैंने आपसे कहा बच्चों कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो चेंज था बच्चों दैट वाज पॉजिटिव, और यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज मतलब क्या? दैट वाज सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये था बच्चों, इनका चेंज पॉजिटिव होगा। हो सकता है भैया दोनों बढ़ रहे हैं, हो सकता है एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है। मैंने जैसे बताया एक 5 एक 7 बढ़ रहा है 12 बढ़ गया, या ये 5 कम हो गया 7 बढ़ गया, कुल मिलाकर 2 बढ़ गया, तो वो कुछ अलग बात है बच्चों। लेकिन आप श्योरली ये नहीं बोल सकते कि ड्यूरिंग एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। सिस्टम की बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हो सकता है कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी जरूर बढ़ेगी बच्चों। लेकिन डेल्टा जी जो हम ले रहे हैं वो यहाँ पर किसका ले रहे हैं? अवश्यम भावी रूप से बच्चों वो डेल्टा जी हम लोग सिस्टम का ले रहे हैं। तो अगर हमको किसी सिस्टम के ये चारों फैक्टर्स पता हो तो हम डेल्टा जी की मदद से पहचान सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या फिर इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा जी जीरो, और अगर स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी नेगेटिव। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में बच्चों ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऐसी है बच्चों जिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना करते हैं। और किसी भी रिएक्शन में यदि आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है बच्चों, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो वो होता है बच्चों फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ बच्चों रिएक्टेंट्स। आपने क्या करा बच्चों? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है। जैसे आपने डेल्टा एस भी थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों, तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस कैसे निकालते थे? डेल्टा एस भी ऐसे निकालते थे भाई, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर किसी रिएक्शन में आपको डेल्टा जी निकालना है तो वो भी क्या होगा बच्चों? फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ एक बात का आपको ख्याल रखना है बच्चों कि हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जब
टेम्परेचर को चेंज करते हैं बच्चों तो एंट्रोपी में भी चेंज आता है बच्चों। आप लोग जानते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर बच्चों चेंज करने पर एस भी चेंज होता है, जी भी चेंज होता है। टेम्परेचर को चेंज करने से बच्चों जी में एच में चेंजेस आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जी में एस में इवन एंथैल्पी में भी चेंजेस आते हैं, इन सब में चेंजेस आते हैं। और बोलूँ मैं आपको, ये लीजिए साहब, इन सब में चेंजेस आएंगे। व्हेन यू चेंज टेम्परेचर, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, सब चेंज होंगे बच्चों। लेकिन अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम क्या करते होते हैं, हम लोग जनरली टेम्परेचर को चेंज करने से इनमें आने वाले जो चेंजेस हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। अभी आपको कई बार क्वेश्चन दे रखा होगा कि फला टेम्परेचर पे एंट्रोपी इतनी है, तो मान लीजिए 300 केल्विन पे एंट्रोपी दे रखी है, तो आप 1200 केल्विन पे भी अगर आपको नहीं दे रखी है तो आप वही एंट्रोपी ले लेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि फला टेम्परेचर पे एंट्रोपी इतनी है, वेल एंड गुड बच्चों। अब आपको किसी और टेम्परेचर पे अगर निकालने को आती है तो अगर दे रखी है दूसरे टेम्परेचर पे तो तब तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखी है तो फिर आप जितनी अभी है उतनी की उतनी ही बाद में भी ले लेंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा बच्चों। पर ये एक काम की बात है, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर दीज ऑल 4 फैक्टर्स चेंज, बट बच्चों हम लोग इनको करीब करीब कांस्टेंट लेके चला करते हैं। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी में चेंज है बच्चों, वो प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी होती है। अब और मैंने क्या बताया आपको बच्चों, ड्यूरिंग एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी जो होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड मैं अलग अलग कुछ बातें बताऊंगा बच्चों, तो जरा आप उनको समझिएगा क्योंकि वो बहुत काम की बात है। और कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों उस पर काफ़ी बना करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी देखिए बच्चों, इसमें पहला केस लेता हूँ। फर्ज कीजिए अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस बच्चों पॉजिटिव है। माना कि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस क्या बच्चों, पॉजिटिव। कुछ ऐसा आप पहला केस लेके चल रहे हैं। और अब इसमें अलग अलग केसेस लेते हैं बच्चों हम लोग। जैसे मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू -3 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू बच्चों +2 ले लेता हूँ। मान लिया कि डेल्टा एच की वैल्यू -3 है, डेल्टा एस की वैल्यू +2 है। अब क्या होगा, गौर कीजिए बच्चों। अब मैं अलग अलग 2 केस लेता हूं। पहले मैं डेल्टा जी निकालता हूं बच्चों। चलिए, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 1 केल्विन ले ली, और ये अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों का कुल मिलाकर जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -5। अरे भाई, डेल्टा एच की वैल्यू -3, टेम्परेचर 1 केल्विन, डेल्टा एस +2, सॉल्व कीजिए -5। अब बच्चों यदि मैंने सपोज कीजिए, अगर मैंने ये तो चलिए -3 था, अब बच्चों यदि मैंने टेम्परेचर को 1 केल्विन की बजाय कितना कर दिया, 2 केल्विन। पहले टेम्परेचर 1 केल्विन था, अब मैंने टेम्परेचर को 2 केल्विन कर दिया और इसको सॉल्व किया बच्चों, तो दिस इज -7। ये लीजिए, मैंने जैसा थोड़ी देर पहले आपसे कहा बच्चों कि जनरली होता यह है कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो इनमें सब में चेंजेस आते हैं, इन सभी क्वांटिटीज में चेंज आते हैं बच्चों। ई में, एच में, जी में, एस में, सभी में चेंजेस आते हैं, कोई दो मत नहीं बच्चों। लेकिन हम लोग क्या करा करते हैं, इनको हम जनरली हम जैसे इन दोनों में तो चेंजेस, कई बार क्वेश्चंस आपको करने को आएंगे बच्चों जिसमें आपको इतने टेम्परेचर पे जी दे रखा है, एस दे रखा है, मान लीजिए जैसे 300 केल्विन पे, और 1200 केल्विन, 1500 केल्विन, 1000 केल्विन वगैरह वगैरह पे आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हो, तो अगर वो दूसरे वाले टेम्परेचर पे भी जी और एस दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दे रखे हैं तो जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चों कि हम क्या करेंगे, फिर वही लेके चलेंगे। अब देखिए, अब मैंने क्या करा, मैंने मान लिया डेल्टा एच की वैल्यू इतनी, डेल्टा एस की वैल्यू इतनी। अब टेम्परेचर 1 केल्विन लिया, तब भी मैंने ये दोनों वैल्यूज ऐसी की ऐसी रखी। जब टेम्परेचर को 2 केल्विन कर दिया तब भी मैंने वैल्यूज ऐसी की ऐसी ही रखी। और मैंने क्या पाया बच्चों, हालांकि टेम्परेचर 1 केल्विन या 2 केल्विन होते नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन समझने के उद्देश्य से बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, व्हाट यू आर फाइंडिंग दैट डेल्टा जी अभी भी नेगेटिव, डेल्टा जी अभी भी नेगेटिव, मतलब मैं कह सकता हूँ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एवरी टेम्परेचर। अभिक्रिया बच्चों प्रत्येक तापक्रम पर स्वतः होगी, मतलब अपने आप होगी। अरे जब भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, जब भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा बच्चों, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आप देखिए, आपने टेम्परेचर कम रखा या ज़्यादा रखा, रिएक्शन हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है। जब जब डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस लेते हैं बच्चों हम लोग। यदि फर्ज कीजिए कि अगर डेल्टा एच जो है बच्चों वो पॉजिटिव है और जो डेल्टा एस है बच्चों वो नेगेटिव है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। सपोज कीजिए जैसे इसकी वैल्यू +3 और इसकी वैल्यू -2। इमेजिन कर लीजिए कि साहब ये +3 है, ये -2 है। अब यहाँ डेल्टा जी क्या आएगा बच्चों, ये लीजिए, डेल्टा एच
+3 माइनस टेम्परेचर है बच्चों 1 केल्विन, और ये इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये कितना आ गया +5 आ गया। और दूसरा केस बच्चों, ये तो चलिए +3 रहा, टेम्परेचर 2 केल्विन कर दिया, ये इतना आ गया, मतलब कितना आ गया बच्चों, ये +7। व्हाट आई कैन से दैट reaction is non spontaneous at every temperature। हर किसी रिएक्शन पे बच्चों, हर किसी टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, आप कम टेम्परेचर के बारे में बात करें, आप ज़्यादा टेम्परेचर के बारे में बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट सम लो टेम्परेचर और सम हाई टेम्परेचर, एट एवरी टेम्परेचर डेल्टा जी इस केस में नेगेटिव आया था और इस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव आया, और जब जब डेल्टा जी पॉजिटिव बच्चों रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी, बिल्कुल तय बात है। तीसरा केस लेते हैं बच्चों, और आपको क्लियर होगा, जरा गौर कीजिए। यदि सपोज कीजिए मैं डेल्टा एच को भी पॉजिटिव ले लूं और डेल्टा एस को भी पॉजिटिव ले लूं, इफ आई टेक बोथ ऑफ दिस टू क्वांटिटीज पॉजिटिव, यदि मैं डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, सपोज कीजिए ये +3 और ये +2, तो क्या होगा, डेल्टा जी बराबर +3 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 1 केल्विन, ये +2, ये सॉल्व कीजिए बच्चों, दिस इज +1। अरे डेल्टा एच +3 है, टेम्परेचर इतना है, +2 है, सॉल्व करा, +1 आया। और बच्चों यदि मैं ये तो चलिए +3 रहा और टेम्परेचर नू भाई कितना कर देता असी 2 केल्विन, टेम्परेचर को मैंने 2 केल्विन कर दिया, और ये लीजिए साहब ये कितना आ गया भैया -1। अभी ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। अरे भैया टेम्परेचर 1 केल्विन था। मैं फिर कह रहा हूँ ये वैल्यूज़ मैंने कुछ ऐसे ली ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए, अदरवाइज कोई केमिकल रिएक्शन 1 केल्विन या 2 केल्विन पे होती नहीं आसानी से। तो अभी 1 केल्विन लिया साहब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, 2 केल्विन लिया तो वैल्यू नेगेटिव आई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, इसको कहने का तरीका ये हो सकता है कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर एंड इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन जो है बच्चों वो लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो गया। आई रिपीट, डेल्टा जी अगर आपने निकाला बच्चों तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, मतलब जब टेम्परेचर कम था तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और बच्चों अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, मतलब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। तो कई सारी बार ऐसा होता है बच्चों की कुछ रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे तो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अगर उन्हीं रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो तो फिर वो होने लग जाती है। Spontaneous कौन, जो अपने आप हो। You will find various chemical reactions which do not occur at low temperature, but if the temperature is elevated, they occur spontaneously without the help of any external agent. They can occur at their own cost. Now, I'm taking an example in which delta H and delta S, they both are negative. दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अब जैसे इमेजिन कीजिए बच्चों ये -3 और ये -2, अब मैंने डेल्टा जी निकालता हूँ तो चलिए ये तो -3 हो गया, ये -1 केल्विन, और ये इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज -1। इस केस में जो डेल्टा जी आ रहा है भैया वो नेगेटिव आ रहा है। एंड इफ आप ये तो चलिए उतना का उतना ही रहा, जैसा मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ बच्चों, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एज सच डेल्टा एच एंड डेल्टा एस चेंज, बट वी यूज टू टेक देम कांस्टेंट। Now, what is happening बच्चों? In this question, when you keep temperature 1 Kelvin, then delta G is found to be negative. When you keep temperature negative बच्चों, delta G is found to be negative. And when you keep temperature 2 Kelvin, then delta G is found to be positive. So what I can say this thing that reaction is spontaneous at low temperature. Reaction is spontaneous at low temperature and is non-spontaneous at high temperature. रिएक्शन जो है बच्चों वो लो टेम्परेचर पे तो क्या है, रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे तो स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन बच्चों स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
तो इस पे कई बार क्वेश्चंस बना करते हैं बच्चों कि आपको जनरली देखिए कई बार तो जैसे न्यूमेरिकल्स तो अगर देखा जाए बच्चों तो आपको कुछ वैल्यूज़ वगैरह दे देंगे और बोलेंगे बताओ साहब रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताओ। फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन हो सकती है नहीं हो सकती है, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में क्या क्या है क्या नहीं है, वो आप लोग देखेंगे बच्चों। अदरवाइज जैसे आप यहाँ पर देखिए इस केस में रिएक्शन हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है, इस केस में उल्टा है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव मतलब तो लो टेम्परेचर पर तो रिएक्शन नहीं हो रही थी लेकिन हाई टेम्परेचर पे होने लग गई। और यहाँ उसका उल्टा हो गया कि लो पे हो रही थी और टेम्परेचर बढ़ाते गए तो रिएक्शन होना बंद हो गई। ये कुछ है बच्चों बात यहाँ पर। और एक बात आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज लिए बच्चों मैंने रैंडमली वैल्यूज लिए, लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा कि हमेशा आपको अगर डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड रखना है बच्चों वो बड़ा रखना है और टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रखना है। हमेशा आप देख लो कहीं पर भी इसका मैग्नीट्यूड 3, मैग्नीट्यूड से मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ मैग्नीट्यूड बड़ा है यहाँ छोटा है, यहाँ मैग्नीट्यूड बड़ा है यहाँ छोटा है। देखो -3 का मैग्नीट्यूड 3 और 2 का 2, इधर मैग्नीट्यूड बड़ा इधर छोटा है, इधर मैग्नीट्यूड बड़ा है इधर छोटा है। यहाँ पर भी देखो इधर मैग्नीट्यूड बड़ा इधर छोटा है, इधर मैग्नीट्यूड बड़ा इधर छोटा है। हमेशा एक बात सर्टेनिटी के साथ में ध्यान रखनी है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए और डेल्टा एस का छोटा होना चाहिए। अगर आप इसका उल्टा कर दें, मानिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको +2 कर दें और इसको +3 कर दें, सपोज कीजिए यदि आप इसको +2 कर दें और इसको +3 कर दें तो ये जो आंसर्स यहाँ वाले इन दो केसेस में जो आंसर्स आए वो बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं कहाँ लिखूं बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे देखिए अगर डेल्टा जी लिखता हूँ बच्चों तो डेल्टा जी कितना आएगा, ये +2 है माइनस टेम्परेचर 1 केल्विन और ये अब देखो नेगेटिव आया और आपने ये बच्चों +2 लिया -2 × 3। अब ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कुछ बिल्कुल उल्टा तो नहीं हुआ लेकिन जो आप सोच रहे थे वो तो नहीं आपको मिल पाया। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ हमेशा इसका मैग्नीट्यूड बड़ा रखना और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रखना है, ये कन्फर्म बात है। और आप न्यूमेरिकल में भी देखोगे बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर जो है बच्चों वो मैंने ये तो छोटे छोटे टेम्परेचर नहीं, अदरवाइज टेम्परेचर 300 400 500 600 1000 2000 केल्विन होते हैं। इसीलिए ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ ये -3 है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन मैग्नीट्यूड परिमाण जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होता है वो बड़ा है बच्चों और ये छोटा है, ये बड़ा ये छोटा है। तब ये सारी कहानी आ रही है बच्चों, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कहानी रहेगी बच्चों। तो ये आपके पास में जो है साहब रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करने का तरीका है, कौन सी रिएक्शन कब किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी किस पर नहीं होगी बच्चों। हो सके तो इन्हें याद ही रखिए, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में जो है साहब आपसे पूछ ही लेते हैं कि फला रिएक्शन का डेल्टा एच दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, बताओ कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो या तो आप याद रख लीजिए या जैसा मैंने वैल्यूज़ रखी बच्चों ये छोटी छोटी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। ध्यान रखिए और हमेशा इसका मैग्नीट्यूड बड़ा रखना इसका छोटा रखना। अगर आपने उल्टा कर दिया बच्चों तो फिर आंसर में भी कुछ फेरबदल हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल विपरीत हो जाए, हो सकता है बिल्कुल विपरीत ना हो, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं मिले। इट इज वाई आई एडवाइज वंस अगेन ये बड़ा रखिए ये छोटा रखिए। एक बात तो इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे बच्चों, इन इक्वेशंस पर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं लगे हाथों एक बात बताऊं बच्चों, यहाँ पर कई लोगों के जहन में एक बात बहुत देर से चल रही होगी जब से मैंने ये गिब्स इक्वेशन या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखी है कि सर आपने जो एंट्रोपी में चेंज बताया था सर वो डेल्टा एस बराबर आपने सर जो एंट्रोपी में चेंज बताया था वो था डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। तो उस बेसिस पर डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो गया और उस बेसिस पर सर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर 0 हो गया। और सर थोड़ी देर पहले भी आपने इसको डेल्टा जी लिखा, तो इस बेसिस पर तो डेल्टा जी हमेशा 0 ही हो गया। शायद किसी के जहन में ये आया हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आया होगा बच्चों कि एंट्रोपी में चेंज सर आपने ये बताया था उस बेसिस पर ये हो गया, उस बेसिस पर ये हो गया और दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, तो डेल्टा जी तो 0 हो गया हमेशा ही। भैया डेल्टा जी बम फूटा है बाहर, आपको अगर आवाज आई हो बच्चों, तो फूटते रहते हैं कई बार भैया, किसी बिना कारण के भी होते हैं, कई बार किसी कारण के भी होते हैं। कई बार लोग अपनी खुशी में किसी दूसरे के दुख को शामिल कर लेते हैं और लगता है कि पास वाला दुखी है चलो हम बम फोड़ते हैं। एनीवेज मैं यहाँ पर बच्चों फिर बोल रहा हूँ डेल्टा जी इस केस में 0 आया है,
तो कई लोगों के जहन में आएगा कि सर इस बेसिस पर तो डेल्टा जी हमेशा जीरो होगा। अगर आपके जहन में ये आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो बहुत खराब बात है, आना चाहिए था बच्चों। एक्चुअली ये जो रिलेशन आपने लिखा था बच्चों, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है बच्चों जब इक्विलिब्रियम में हो, अदरवाइज नहीं। व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम और सराउंडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम में हो तभी ये रिलेशन लगेगा बच्चों। फिर भले वो कोई आइसोकोरिक प्रोसेस हो, कोई एडियाबैटिक प्रोसेस हो, कोई आइसोबैरिक प्रोसेस हो, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो, सर्टेनिटी के साथ में आप समझ लीजिए बच्चों, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये रहेगा, तो ये रहेगा, तो ये रहेगा, तो ये रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने यही लिखा बच्चों कि स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी जीरो। और यहीं पर लगे हाथों बच्चों बता दूं मैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बच्चों केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है यानी कि साम्यावस्था में है, तो उस केस में बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जीरो होता है, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा बच्चों, स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हम लोग लिया करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चों दिस इज -2.303 RT लॉगरिथम ऑफ Kc, या फिर बच्चों 2.303 RT लॉगरिथम ऑफ Kp। इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है तो डेल्टा जी कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। और यहां मैं डेल्टा जी नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंज लिख रहा हूं। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में जो चेंज है बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू -2.303 RT लॉगरिथम ऑफ Kc, या फिर लॉगरिथम ऑफ Kp। अब ये Kc या Kp क्या बच्चों, ये आगे चल के आप लोग इक्विलिब्रियम जब होगा तब आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, दिस Kc और Kp आर नोन एज बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपने पहले से इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज जनरली जो सिलेबस के सीक्वेंस है, अगर आप उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं जो जनरली बुक्स पर रहती है बच्चों, जो हमारे करिकुलम में रहती है उस हिसाब से, तो फिर आपको वो आगे पढ़ने को मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टडीड देन वेल एंड गुड बच्चों, फिर आपको पता होगा कि ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्चुअली कई बार इस पर न्यूमेरिकल्स बना करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में काफ़ी बार बना करते हैं। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, अगर ये रिलेशन जो आपने लिखा था, ये जो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, इस पर माशाल्लाह आप लोगों ने कुछ सम्स भी करे, अलग अलग फार्मूले भी देखे, Kc Kp वगैरह वगैरह, वो सॉरी आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक वगैरह में। तो ये रिलेशन तभी लगता है बच्चों व्हेन केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और यू से व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। बट इफ इट इज नॉट सो, तो फिर उस केस में बच्चों फिर ये नहीं लगेगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो ये लगेगा, और उस केसेस में ये आ जाएगा जिससे डेल्टा जी जीरो आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते भी हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी जीरो, और उस केस में जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो बच्चों कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में उसका एक्सप्रेशन किया आएगा। और एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये जो चार आप लोगों ने अलग अलग केसेस देखे हैं, ये चारों केसेस के ऊपर कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बना करते हैं, और बिल्कुल दिमाग में इस बात को अच्छी तरीके से डाल लीजिए, एंट्रोपी का चेंज आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी नहीं बताता। एंट्रोपी का चेंज आपको बताएगा, पर वो तब जब वो सिस्टम की नहीं, वो या तो आइसोलेटेड सिस्टम की हो या फिर पूरे यूनिवर्स की हो। लेकिन जहां तक फ्री एनर्जी का सवाल है बच्चों, जब भी कभी कोई रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से वो कुछ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर लेगा। तो उसके भाई मान लीजिए मेरे पास में एक सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियस वाली, जैसे मैं बताता हूं, मैंने 5000 रुपीज़ बैंक में जमा करे, 1000 मेरी लिमिटेशन है, मुझे वहीं रखना है, तो मैं कितने यूज़ कर सकता हूं, 4000। तो जो H है वो तो है 5000, और T इंटू एस वो है 1000, और बाकी कितना बचा, 4000, जो कि डेल्टा जी है। अब डेल्टा जी मेरे पास 4000 था, मतलब 4000 रुपीज़ थे, 4000 रुपीज़ मेरे पास में थे, उसमें से मैंने 500 रुपीज़ यूज़ कर लिए, 500 रुपीज़ यूज़ कर लिए, तो बाद में कितने बचे, 3500। मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों की एनर्जी में थोड़ी सी कमी आ गई। भाई पहले जितने मेरे पास थे 4000 थे मेरे पास, और बाद में 3500 बचे, मतलब उसमें कुछ कमी आ गई। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं बच्चों कि जब भी कभी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, तो जैसे मैंने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्चा करे, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी अपने आप। मुझे उसमें बैंक से नहीं पूछना पड़ेगा कि कैन आई स्पेंड 500 रुपीज़। बट इफ आई वांट टू स्पेंड मोर देन 4000 रुपीज़, if I want to spend more than 4000 rupees, then I'll need to ask to my bank whether I can go for that or not. But
अगर 4000 से कम मुझे कितना भी स्पेंड करना, आई कैन गो फॉर दैट। तो इसीलिए हम बोला करते हैं बच्चों कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में फ्री एनर्जी में कमी आ जाती है। जो मेरे पास पहले 4000 थे वो 3500 हो गए, फिर बाद में 3000 हो गए, फिर 3000 2500 हो गए समवाट। और यही तो कारण है बच्चों कि अब वो जो एनर्जी की क्वांटिटी है आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, और धीरे धीरे आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, तो अब आपके पास में एनर्जी उन सोर्सेस में नहीं है जिन सोर्सेस में आप लोग इजीली उनको वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे। और यही कारण है बच्चों कि आज जो तमाम एनर्जी से रिलेटेड रिसर्चेस हो रही हैं वो हो रही हैं। अभी इस पे हम लोग कुछ एक सम्स देखते हैं। वाटर के वेपराइजेशन की रिएक्शन दे रखी है बच्चों, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एस दिया और पूछा है कि एट व्हाट टेम्परेचर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। देखिए जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है तो उसे हम कहा करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम बच्चों? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की स्पीड इक्वल हो जाए, जब दोनों अभिक्रियाओं के वेग बिल्कुल बराबर हो जाए बच्चों, तो उसे हम कहा करते हैं इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये पूछा है कि किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम है, और जब इक्विलिब्रियम होता है तो आप जानते हैं बच्चों डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। When equilibrium is attained, then delta G is equals to 0. So let us talk about this equation बच्चों, delta H equals to delta H minus T delta S. Now delta G is equals to 0. और जहाँ तक delta H का सवाल है बच्चों तो वो है 40.63 और माइनस टेम्परेचर, और डेल्टा S का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो डेल्टा S है यहाँ पर 108.8। यहाँ एक बात आप नोटिस करेंगे बच्चों कि ये किलो जूल्स में है, ये जूल्स में है। दिस इज इन किलो जूल्स एंड दिस इज इन जूल्स। सो बच्चों एक काम करें, या तो दोनों को किलो जूल में कन्वर्ट कर लें या फिर दोनों को जूल्स में। हम पहले भी बोलते आए हैं बच्चों, आइदर वी कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू किलो जूल और वी कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू जूल्स। सो एक काम करते हैं बच्चों, इसे किलो जूल में रहने दिया तो इससे हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू किलो जूल आई नीड टू डिवाइड बाय 1000। मुझे 1000 से विभाजित करना पड़ेगा, और जब मैं ऐसा करूंगा बच्चों तो T इंटू 108.8 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 40.63। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल फाइंड समथिंग 373.4 केल्विन। कुल मिलाकर कितना आ रहा है बच्चों? 373.4 केल्विन। समवाट कुछ इतना आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा बच्चों। और उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ पूछी कि अबोव दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कुछ इस तरह की बात हमसे पूछी है। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों? तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर वही बात होगी यहाँ पर। देखिए अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी, दिस वैल्यू विल नॉट गेट चेंज। यहाँ पर टेम्परेचर कहीं लिखा हुआ रहा है, नहीं लिखा हुआ रहा, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस वैल्यू विल इंक्रीज। और अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ये तो वैल्यू फिक्स रही, लेकिन ये वैल्यू जो है बच्चों वो बढ़ गई। और जब ये बढ़ जाएगी तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। भाई एक सिंपल सी बात है, ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, इसका मतलब जितना मान इसका उतना मान इसका। भाई इन दोनों की वैल्यू सेम है, चूंकि बीच में माइनस है इसीलिए जीरो आ रहा है, स्वाभाविक बात है। लेकिन व्हेन यू एलिवेट टेम्परेचर दिस वैल्यू विल रिमेन फिक्स्ड, दिस वैल्यू विल नॉट गेट चेंज। बट ये जो वैल्यू बच्चों ये बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा उस सिचुएशन में, इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो नेगेटिव आएगा। और अगर उन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो निश्चित बात है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, अगर मैंने टेम्परेचर को 373.4 केल्विन से बढ़ा दिया तो डेल्टा जी नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव बच्चों मतलब रिएक्शन जो है साहब स्पॉन्टेनियस अपने आप स्वतः संचालित होगी एक बार। और आप चाहें तो बच्चों इसको इस बात से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि मैंने जैसे डेल्टा एस तो चलिए इतना ही है, और टेम्परेचर की वैल्यू 373.4 से ज़्यादा रखनी है समवाट, चलिए मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं 400 रख देता हूँ। भाई 373.4 से ज़्यादा तो मैं 374, 375, 376 मैंने हिसाब से 400 लगा दिया साहब, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे और कोई बात नहीं। अब 108.8 और इसे 1000 से डिवाइड करना मेरा कर्तव्य फर्ज बनता है, क्योंकि ये किलो जूल्स में और ये जूल में। टू कन्वर्ट जूल इनटू किलो जूल आई नीड टू डिवाइड बाय 1000। अब आप चेक करके देखिए बच्चों
अवश्यम भावी रूप से ये रिएक्शन इसका जो डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अदरवाइज थोड़ी सी खोपड़ी लगाते हैं बच्चों, यहाँ कहीं टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं आ रहा, मतलब ये वैल्यू फिक्स्ड है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों ये सेकंड टर्म बढ़ेगा, तो आप छोटी में से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे। अभी दोनों बराबर है, इस टेम्परेचर पर दोनों बराबर हैं, लेकिन जैसे ही आपने टी की वैल्यू इससे ज़्यादा करी तो ये प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा, और ये तो वही का वही रहा, लेकिन ये बढ़ गया बच्चों, तो छोटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करी, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज इससे ज़्यादा टेम्परेचर लेकर कुछ भी आप देख सकते हैं। एंड अगेन रिपीट बच्चों, द स्टेज व्हेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल देन इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज, एंड एट इक्विलिब्रियम स्टेज बच्चों वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का बच्चों केसी दे रखा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है, और पूछा है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन अभी देखा था हम लोगों ने बच्चों, 2.303 RT लॉगरिथम ऑफ केसी, और अगर बेस के बारे में नहीं बोला है बच्चों तो अंडरस्टूड है कि बेस यहाँ पर 10 है। एनीवेज अब डेल्टा जी नॉट कितना होगा बच्चों, दिस इज -2.303, आर की वैल्यू बच्चों 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, और ये बच्चों लॉगरिथम ऑफ 2 × 10⁻7 ये है बच्चों। तो अब log m × n क्या होता है, log m × n आप जानते होंगे बच्चों, log m × n होता है log m प्लस log n, ये लीजिए बच्चों भाई, log m × n होगा log m प्लस log n, और log 2 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 0.3010 होती है, और log 10⁻7 को आप बच्चों 7 log 10 भी लिख सकते हैं, 7 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी बच्चों, log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 7.3010, सो दैट यू कैन से दिस इज -2.303 इंटू बच्चों 8.314 इंटू बच्चों 298 इंटू में बच्चों कितना 7.3010। अब आप इसे हल करके देख लीजिए बच्चों, मैं ये जो आंसर आएगा ऑब्वियसली जूल में आएगा बच्चों, दिस इज 12023, ये जूल्स में आएगा बच्चों आपके पास में, और इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दो, इफ यू डिवाइड बाय 1000 देन इट वुड बी इन किलो जूल, एक बात। और दूसरी बात, चलिए डेल्टा जी नॉट तो निकाल दिया, साथ में आपसे पूछा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अभी आप देख सकते हैं बच्चों डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, इसलिए आई कैन से दैट रिएक्शन जिस डायरेक्शन के लिए रिएक्शन लिखी उसी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर 300 केल्विन और 1200 केल्विन पर बच्चों आपको डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस दिए, और आपसे पूछा बच्चों दोनों ही टेम्परेचर पर रिएक्शन का केपी और साथ में रिएक्शन के होने की डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग साहब पहले रिएक्शन के होने की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, एंड दैट कैन बी डिसाइडेड बाय दिस इक्वेशन। डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपको मालूम पड़ जाती है तो आप रिएक्शन के होने की डायरेक्शन के बारे में पहचान कर सकते हैं। तो चलिए साहब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, अगर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन के बारे में बात करूं तो डेल्टा जी कितना होगा बच्चों, डेल्टा जी होगा पहली बात तो आप डेल्टा एच देखिए विच इज -41.16, और टेम्परेचर है बच्चों 300 केल्विन, और जहां तक डेल्टा एस का सवाल है बच्चों वो है -4.24 इंटू 10⁻², और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों दोनों की ही यूनिट किलो जूल्स है। सो आपको किसी ऐसा नहीं कि किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ा हो या जूल को किलो जूल में, बाई चांस दोनों की यूनिट सेम थी, हमारा काम सरलता से हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेने के बाद में यू विल फाइंड दिस इज -28.44 किलो जूल। कैलकुलेशंस आप करके देख लीजिएगा बच्चों, होप मैंने जो कैलकुलेशंस करके रखे हैं वो सही करे हैं। तो यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो है बच्चों दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप होगी, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर पूछा बच्चों इस रिएक्शन का केपी, और डेल्टा जी और केपी में रिलेशन क्या होता है बच्चों, डेल्टा जी नॉट। एक्चुअली ये आपके पास में जो है सब कुछ यहाँ पर
सब आपको जो दे रखे बच्चों वो स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रखे हैं, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड ही आया बच्चों। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन दीज टू 2.303 RT और लॉगरिथम ऑफ KP। और अगर बेस नहीं बोला लॉग का तो अंडरस्टूड है बच्चों की बेस यहाँ पर 10 है। एनीवेज सो बच्चों ये आएगा। और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू इसमें दे रखी बच्चों -28.44। और इसे मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा बच्चों। -2.303 और आर की वैल्यू जूल्स में होती है बच्चों 8.314। तो ये तो हमें शोभा नहीं देगा ना भैया कि हम इधर जूल्स में काम करें और इधर किलो जूल्स में काम करें, या तो दोनों को जूल में कर लें या दोनों को किलो जूल में कर लें। और आपको पता है कि जो हमें शोभा नहीं देता वो हम कतई नहीं करते भैया, हमें तो शोभा चाहिए होती है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, आर की वैल्यू इतनी। और टेम्परेचर बच्चों कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर है बच्चों 300 केल्विन और लॉग KP। अनडाउटेडली बच्चों अब यहाँ पर आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर कैलकुलेटर लेकर बैठे हो साइंटिफिक तो भैया बहुत गलत बात होगी, क्योंकि आज के दौर में हम जितनी भी एग्जाम्स फेस करते हैं उनमें से किसी में भी बच्चों कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप लॉगरिथमिक टेबल का ही यूज़ करें बच्चों। और उसके बाद में आप पाएंगे इसमें जो KP की वैल्यू आएगी बच्चों, दैट वुड बी 8.93 इंटू 10 टू द पावर 4। 8.93 इंटू 10 की पावर 4 वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत भी करा बच्चों। तो ये तो सबसे पहली बात रही। जब आपने तापक्रम 300 केल्विन की बात करी, रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आया, मतलब रिएक्शन अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस थी, एक बात। और दूसरी बात बच्चों, यदि हमने टेम्परेचर को 1200 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर इज चेंज टू 1200 केल्विन, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में साहब आपके पास में जो डेल्टा जी आएगा, पहले हम वो निकालते हैं। डेल्टा जी एज यूजुअल बच्चों कितना होगा, डेल्टा एच कितना है इस बार बच्चों, -32.93 और किलो जूल्स में है, चलिए ठीक। और टेम्परेचर 1200 केल्विन है बच्चों, ये लीजिए। और डेल्टा एस की वैल्यू बच्चों दैट इज 2.96 इंटू 10 टू द पावर -2, ये लीजिए साहब। ये कितना है बच्चों, ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है, माइनस टेम्परेचर इतना इंटू डेल्टा एस। भाई ये आपके पास में इस बार डेल्टा जी आएगा। और इस बार का आप डेल्टा जी निकाल कर देखिए, तो इस बार जो डेल्टा जी आ रहा है बच्चों वो आ रहा है +2.59 किलो जूल्स, 2.59 किलो जूल्स। वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों। फिर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर भी फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी साहब की, चूंकि दोनों जो एक्चुअली दोनों किलो जूल्स में, इसलिए आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एनीवेज सो ये तो बच्चों आपके पास में डेल्टा जी नॉट आ गया। और डेल्टा जी नॉट बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दिस रिएक्शन इज यू कैन से नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऑब्वियसली रिवर्स डायरेक्शन में बच्चों दिस रिएक्शन वुड बी ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्टेनियस। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन पश्चगामी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो एक बात। और दूसरी बात बच्चों, इफ आई वांट टू एस्टेब्लिश, आई वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ KP, देन हाउ इट कुड बी डिटरमाइंड बच्चों, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉगरिथम ऑफ KP। अगर बेस नहीं बोला हो तो अंडरस्टूड है, बेस 10 होगा। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2.59 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये -2.303। आर की वैल्यू 8.314। और चूंकि मैंने आर की वैल्यू जूल्स में रखी इसलिए मुझे यहाँ पर भी किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ा। और टेम्परेचर बच्चों कितना है, टेम्परेचर यहाँ पर आप देखें तो 1200 केल्विन है। ओ तो यहाँ पर कितना, पिछली बार कितना था बच्चों 300, इस बार टेम्परेचर कितना है 1200 केल्विन। और लॉगरिथम ऑफ KP, फिर वही बात होगी बच्चों, यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके you will find value of KP is बच्चों 0.77। हमें बच्चों यहाँ पर 4 रिएक्शंस दे रखे हैं और चारों रिएक्शंस की टेम्परेचर 1773 केल्विन 1500 डिग्री सेल्सियस पर इनकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दे रखी है। और हमसे पूछा है कि क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, क्या PbO को कार्बन के द्वारा
इसी टेम्परेचर पे रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखें साहब, हम लोग यदि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिसे बेहतर भाषा में बोला जाए बच्चों एल्यूमिना, अब अगर मैं इसे कार्बन से रिड्यूस करता हूं तो कार्बन से रिड्यूस करने पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर कार्बन इसको रिड्यूस करेगा तो अवश्यंभावी रूप से बच्चों कार्बन खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, और कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। ये लीजिए साहब, रिएक्शन को मैंने बैलेंस भी कर दिया। ये देखिए एल्यूमिनियम की स्टेट यहाँ पर +3 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम की स्टेट 0 हो गई है। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी आती है बच्चों उसे अपचयन कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूस हुआ, जो एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 की स्टेट पर था वो यहाँ पर 0 में आ गया, और कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, कार्बन की स्टेट 0 से +4 हो गई। हालांकि दिस रिडक्शन कैन आल्सो बी टेकन इन दिस वे, भाई हमने इससे रिड्यूस कराना तो एल्यूमिनियम तो चलिए रिड्यूस हो गया, लेकिन कार्बन खुद जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज होगा। सो नाउ कार्बन कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू टू वेज, आइदर इट इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और इट कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए साहब, यहाँ पे +3 से 0 हो गई, या फिर यहाँ पर भी वही बात है, ये तो +3 से 0 ही हो रहा है, लेकिन जहाँ तक कार्बन का सवाल है बच्चों, कार्बन 0 से +4 में भी जा सकता है, और कार्बन बच्चों 0 से +2 में भी जा सकता है। यहाँ पे कार्बन की स्टेट 0 थी और यहाँ कार्बन की स्टेट +4 है, यहाँ पे कार्बन की स्टेट 0 थी और वहाँ कार्बन की स्टेट +2 है। अब बच्चों अगर हम डेल्टा जी निकालते हैं, यदि हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालें तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? अव्वल दर्जे पर तो आपको ये सोचना पड़ेगा बच्चों कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, हाउ दिस रिएक्शन कैन बी मेड यूजिंग दिस 4 रिएक्शन। सपोज कीजिए ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो हम लोग इसी चैप्टर में बच्चों हैश लॉ में देख चुके हैं कि अगर हमें कुछ रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा हो और किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा एच निकालना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिन रिएक्शंस का डेल्टा एच पता हो उसे अननोन रिएक्शंस की या जो नोन रिएक्शंस है उनसे कैसे बनाएंगे। तो जरा हम इस बारे में विचार करें कि ये कैसे बन सकता है बच्चों। ये बन सकता है यदि मैं क्या करता हूँ, ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, मतलब एक काम करें, छोटा सा काम करें बच्चों कि हम थ्राइस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन कर लें, हम थ्राइस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन कर लें और उसमें से बच्चों थर्ड रिएक्शन को माइनस कर दें। यदि बच्चों मैं काम करूं, इस रिएक्शन में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, आई मल्टीप्लाई बाय 3, 3C + 3O2 गिव्स 3CO2, और उसमें से इस रिएक्शन को बच्चों माइनस कर दीजिए। इस रिएक्शन को माइनस कर दीजिए तो ये 3O2 से 3O2 कैंसिल हो जाएगा, 4 एल्यूमिनियम माइनस का उधर चला जाएगा और ये माइनस का इधर आ जाएगा। होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने पहली रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई करा और उसमें से तीसरी रिएक्शन को माइनस करा, तो ये 3O2 से 3O2 कैंसिल, ये तो चलिए 3C रहा, और बच्चों ये -4 एल्यूमिनियम होगा जो कि उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 3CO2 हो जाएगा और ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। होप बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होगा बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, और ये है बच्चों थर्ड रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन को आपने माइनस करा है, थर्ड रिएक्शन को माइनस करा है तो ये लीजिए साहब माइनस और -22,500। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, अवश्यंभावी रूप से ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू छोटी आएगी, पॉजिटिव तो आना है, और इसकी वैल्यू आप चेक करें बच्चों, दिस इज 21,360 किलो जूल पर मोल। और जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, एंड इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू रिएक्शन कैन नॉट ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप तो नहीं हो सकती बच्चों रिएक्शन। तो ये एक बात होगी। और इसी तरीके से बच्चों हम लोग यदि इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये लीजिए साहब, डेल्टा जी नॉट अगर हम लोग कैलकुलेट करें इस रिएक्शन का, तो पहली बात तो ये कि अगेन द सेम थिंग ऑकर्स, मैं इस रिएक्शन को इन चारों रिएक्शंस की मदद से कैसे बना सकता हूं। तो मैं कैसे बना सकता हूं, ये तो चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब मैं फिर वही काम करूंगा, और प्लस 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 कुछ ये वाली रिएक्शन है। तो अब एक काम करें बच्चों, यदि आप 3/2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रिएक्शन कर लें, यदि 3/2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रिएक्शन कर दें और उसमें से बच्चों यदि आप थर्ड रिएक्शन को माइनस कर दें, आई रिपीट 3/2 ऑफ सेकेंड रिएक्शन, इसमें आप बच्चों एक काम करो, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करो। जब 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे, आप इसमें से कितने का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? इसमें आप 3/2 का, एक काम करता हूं मैं, छोटा सा काम करूं मैं, ये ना करते हुए बच्चों यदि थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर देता हूं जिससे आपको काम आसान रहेगा, या चलिए जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रहने देते हैं बच्चों, कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करा और इसमें भी बच्चों मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई करा।
थर्ड रिएक्शन में मैंने किसका मल्टीप्लाई करा, 1/2 का। अब करके देखिए जो मैं कह रहा हूं आपसे, आप इस पर 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, 3c बचेगा, वही आपको चाहिए था। इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आउट हो जाएगा, और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब थर्ड रिएक्शन में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम आएगा जो कि इधर आके प्लस हो गया, और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा तो वो देखिए प्लस हो गया, और ये 3/2 से 3/2 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। मैंने जो एल्गोरिथम यहाँ पर बनाया बच्चों, दैट एल्गोरिथम यू पीपल कैन ट्राई। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। Now I come to the topic here. This is 3/2 of the second reaction. And what about second reaction? Second reaction का है बच्चों -500. 3/2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ये बच्चों -1/2 टाइम्स ऑफ थर्ड रिएक्शन। अभी थर्ड रिएक्शन का कितना बच्चों, थर्ड रिएक्शन का है भाई, आपने फर्स्ट सेकेंड रिएक्शन में तो 3/2 का मल्टीप्लाई करा, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा। 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो साहब -22,500। अब आप इसको सॉल्व करके देखो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो ये 250 हो जाएगा ना, 750 हो जाएगा, ये सही ये कुछ होगा बच्चों। मेरे ख्याल से ये आ रहा है +10,050। होप मैंने सही कराए, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों, मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो क्षमा, लेकिन एक बात तो अवश्य बच्चों की ये वैल्यू आ तो पॉजिटिव ही रही है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करा, दो तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सकता था कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन दोनों ही तरीकों से आप देखें तो डेल्टा जी जो आ रहा है बच्चों वो पॉजिटिव आ रहा है। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर फ्री एनर्जी में चेंज धनात्मक पॉजिटिव आता है बच्चों, तो रिएक्शन कैन नॉट ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अभिक्रिया अपने आप नहीं हो सकती। मतलब आई कैन से दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बच्चों कार्बन किसी भी लिहाज से इस टेम्परेचर पर रिड्यूस नहीं कर सकता। ये जो लिखा था बच्चों इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, इस समय मिटाने जा रहा हूं, और मैंने अपना काम शुरू कर दिया, और मैं अब ये चेक करना चाहता हूं कि क्या PbO को कार्बन इसी टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज कर रिड्यूस कर सकता है। तो देखिए साहब, ये लेड ऑक्साइड, अब लेड ऑक्साइड से अगर मैं कार्बन का रिडक्शन, कार्बन इसको रिड्यूस करे बच्चों, तो देखिए ये लेड खुद रिड्यूस हो गया, और कार्बन जो है बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये लीजिए साहब, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है बिल्कुल। अब आप या तो एक तरीका ये है बच्चों कि ऐसा कुछ हो जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस PbO को अगर कार्बन जो है साहब रिड्यूस करें तो वो Pb में रिड्यूस हो जाएगा, और कार्बन से बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन स्वयं किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट क्या ये इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कितना आएगा। So how I will go for calculation of delta G. Now, first of all, let me see that how this reaction can be made using these four reactions. तो आप सिंपल सा काम करें बच्चों, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन में से फोर्थ रिएक्शन को माइनस कर दें, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो O2 से O2 गया, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल तरीके से बच्चों डेल्टा जी अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट में से मतलब -380 में से बच्चों -120 करेंगे, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, -260। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। एंड इफ दिस इज नेगेटिव देन आई कैन से दैट रिएक्शन विल ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप अभिक्रिया हो जाएगी। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट दिस रिएक्शन। अभी मैं अगर बात करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं बच्चों, इस रिएक्शन को आप इन चारों रिएक्शन की मदद से कैसे बना सकते हैं बच्चों। आप एक बात तो अवश्यंभावी रूप से समझ लीजिए कि आप एक काम करें, सेकंड रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों उसमें 2 से डिवाइड करें, और फोर्थ रिएक्शन में भी 2 से डिवाइड करें, और ये एल्गोरिथम लगाएं। आप देखिए, अगर आप ऐसा कुछ करें बच्चों, ये देखिए, आप इस रिएक्शन जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन में आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो कार्बन हो जाएगा, ये हाफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हाफ ऑक्सीजन से हाफ ऑक्सीजन कैंसिल, बिल्कुल यही। तो सेकंड रिएक्शन का हाफ करता हूं बच्चों, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ -500, और माइनस बच्चों 1/2 टाइम्स ऑफ फोर्थ विच इज -120। ये लीजिए साहब, और इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -190।
-190 आ रही विच इज ऑफ कोर्स नेगेटिव। सो दोनों ही तरीके से डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अभिक्रिया स्वतः अपने आप संचालित हो रही है। तो यस, दिस रिएक्शन कैन ऑकर, ये रिएक्शन हो सकती है बच्चों, स्पॉन्टेनियसली हो सकती है। मतलब PbO can be reduced using carbon at temperature 1773 Kelvin, but aluminium oxide cannot be reduced। मैं एक बात और बताऊं बच्चों, जैसे मैंने ये वाली रिएक्शन जो है वो ऐसे लिखी, somebody can also write कि साहब 2PbO plus 2C gives us 2Pb plus 2CO। भाई ये रिएक्शन जो है, भाई आपको पता है PbO को कार्बन रिड्यूस करेगा Pb में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसे रिएक्शन जो है ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखी जाए, तो ऐसा लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों सेकंड -4। हो सकता है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ट्राई किया हो और उन्होंने ये एल्गोरिथम लगाया हो, तो अब इस तरह से करेंगे तो निश्चित बात है बच्चों, इस केस में जो डेल्टा जी आएगा वो -380 आएगा। भाई पिछली बार -190 था, अब आपने सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 हो गया, 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 तो डेल्टा जी -380 आएगा। उससे घबराने का नहीं कि सर हमारा आंसर -380 आ रहा था, सर आपका आंसर -190 आया। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए बोला था कि मैं थोड़ा सा फेरबदल करूं, फिर मैं बोलते बोलते रुक गया था, आपको ध्यान हो? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब दूसरी तरह से रिडक्शन कर रहा था, तो मैंने बोला था कि अच्छा हम रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वहाँ मेरे दिमाग में कुछ ऐसी ही घंटी बज रही थी। शायद हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने ट्राई करा और अभी एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में चल रहा हो कि सर हमने सॉल्यूशन ऐसा करा उससे आंसर -380 आया, सर आपने सॉल्यूशन ऐसा करा जिससे आंसर -190 आया, तो सर दोनों में से कौन सा सही है? आप दोनों में से कुछ भी कीजिए, रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाएगी बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी, डेल्टा एच वगैरह जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर स्टाइक्योमेट्री चेंज होती है तो डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच सब चेंज होंगे बच्चों, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर हमने को यहाँ पर डेल्टा जी में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड दैट कैन बी डिसाइडेड हैविंग द साइन ऑफ डेल्टा जी। बट डेल्टा जी का साइन क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस और जीरो है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं बच्चों, आगे चल के आप लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेटलर्जी को पहले भी पढ़ा, जूनियर क्लास में भी पढ़ रखा, पर हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ हम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम जो होता है वो एक्चुअली इसी फंडे पर बेस्ड है कि कौन सी मेटल को आप रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किससे कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो। तो मेटलर्जी में जब आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी फंडे का उपयोग होगा। सीधी सिंपल बात है, आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है, नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और फिर कह रहा हूं बच्चों अगर जीरो आ गया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सेल्स के बारे में आप लोग जानते हो बच्चों, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उन्हें हम कहा करते हैं सेल। इनका बिल्कुल रिवर्स काम भी किया करते हैं सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हम लोग उन सेल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों ईंधन सेल के बारे में, फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल्स वो सेल होते हैं बच्चों जिनमें आप कुछ सब्सटेंसेस की फ्री एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली होता ये है बच्चों की नॉर्मली जो सेल हम लोग यूज़ करा करते हैं हमारे घरों में, फिर मान लीजिए वो किसी हम लोगों ने स्टीरियो सिस्टम में लगा रखी हो, या हम लोगों ने रिस्ट वॉच में जो सेल लगा रखे हों, या इवन हम लोगों ने जो पेंसिल सेल वगैरह होते हैं, उन सेल की जो एफिशिएंसी होती है बच्चों वो काफ़ी कम होती है। आप उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क उनसे आप नहीं ले पाते हैं। हालांकि ये होता है कि हाँ एक पेंसिल सेल है उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, कम से कम हमने जो रिस्ट वॉच में जो सेल लगा रखा उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट स्टिल उनकी जो एफिशिएंसी होती है बच्चों वो बहुत कम होती है। जितना आप उनमें एनर्जी फीड करते हैं आप उतनी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और जो फ्यूल सेल होते हैं बच्चों उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनमें आप गैसेस की इंटरनल एनर्जी या उनकी फ्री एनर्जी जो होती है बच्चों आप उसको वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। इनफैक्ट जिस एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं उसी को आप फ्री एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं बच्चों, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी यहाँ पर हमें बोला है साहब कि ये एक सेल रिएक्शन है, फ्यूल सेल में होने वाली अभिक्रिया इन विच मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वी कैन से दैट कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल इज टेकिंग प्लेस। हमसे बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछा है, तो चलिए हम लोग पहले वो निकालते हैं। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज
बच्चों किसी भी रिएक्शन का जो होता है वो क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि वो होता है साहब फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों हम लोग प्रोडक्ट्स की लेते हैं और फिर माइनस किसकी लेते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स की, यही कुछ होता है। तो चलिए साहब अभी प्रोडक्ट की अगर देखी जाए बच्चों, तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की है -394.36। ये लीजिए साहब, कार्बन डाइऑक्साइड की है -394.36। और बच्चों साथ में यदि हम देखें किसकी, वाटर, तो वाटर की कितनी बच्चों, दैट इज -237.13। ये लीजिए साहब बच्चों, आपने किसके लिए, पहले प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड था, प्रोडक्ट में वाटर था, इन दोनों को लिया। और माइनस में आपने बच्चों किसको लिया, रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट्स में कौन है, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल की कितनी बच्चों, मिथाइल अल्कोहल की है -166.27। पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स थे इसलिए। और ऑक्सीजन की बाई चांस आपको जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दे रखी बच्चों वो 0 है। अब आपको सिंपल इसको कैलकुलेट करना बच्चों, इसे आप कैलकुलेट करके देखिए, दिस यू विल फाइंड इज इक्वल टू -702.35। सो दिस वुड बी बच्चों क्या होगा, ये आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगी बच्चों फ्री एनर्जी चेंज, मतलब दिस इज द एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज इनटू वर्क। ये वो है बच्चों जिसे आप वर्क में कन्वर्ट कर पाओगे। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, एफिशिएंसी होगी जितना आप उससे निकाल पा रहे हैं। देखिए ये एक्चुअली ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है, 726। माइनस साइन इज सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव दैट एनर्जी इज रिलीज्ड एंड हाउ मच एनर्जी इज रिलीज बच्चों, दैट इज 726 किलो जूल हुई। तो अभी आपको एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, कोई भी डिवाइस हो, दुनिया भर में कोई भी डिवाइस हो बच्चों, एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। वो कोई मोटर हो, कोई जनरेटर हो, कोई मशीन हो, कोई भी मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, थर्मोडायनामिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी तरह का कोई सिस्टम हो बच्चों, वन थिंग इज सर्टेनली श्योर दैट एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%। अभी आप आउटपुट देखिए बच्चों, आप इससे कितना वर्क निकाल पा रहे हैं, हाउ मच वर्क यू आर एबल टू कन्वर्ट दिस। देखिए बिल्कुल सिंपल, हम लोग इतना उससे वर्क जो है बच्चों, ये डेल्टा जी आया, मतलब इस रिएक्शन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना वर्क निकाल पाएंगे। और एक्चुअली इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कितनी हुई थी, एनर्जी रिलीज तो साहब 726 हुई थी, लेकिन आप वो एनर्जी इस रिएक्शन में बच्चों ऑफ कोर्स 726 हुई थी, बट आप पूरी 726 को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। एनर्जी रिलीज हुई थी 726, बट यू पीपल वर नॉट एबल टू रिलीज दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, पूरी की पूरी आप यूज नहीं कर पाओगे, आप उसमें से इतनी यूज कर पाओगे, इनटू 100 कर देंगे बच्चों, इनटू 100 कर देंगे। भाई फिर मैं बोल रहा हूं, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बच्चों रिलीज हुई थी 726, और आप उसमें से वर्क कितना कर पा रहे हैं, 702.35। सो इस तरीके से बच्चों यदि हम एफिशिएंसी निकालें तो इसको सॉल्व करके देखिए, समवाट बच्चों माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 96.7%, और एक अच्छा खासा परसेंट है बच्चों। ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं अच्छा खासा परसेंट है, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग जो सेल हमारे घरों में यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी एफिशिएंसी इसके बनिस्बत काफ़ी कम होती है। फ्यूल सेल्स के बारे में आप आगे चल के बच्चों जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा मोटा आपने इस बारे में कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ा हो या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, बट हम लोग जो रॉकेट्स भेजा करते हैं यहाँ से बच्चों, उनमें हम लोग जनरली फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल की खासियत ये होती है कि इनमें आप जनरली जो सब्सटेंस यूज़ करते हो वो गैस या लिक्विड जैसे आपने यहाँ पर यूज़ किया, तो वो काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए उनको ऊपर ले जाना आसान होता है, प्लस एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं बच्चों, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जिसमें इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चों, ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, फ्यूल सेल। मैंने जैसा आपको बताया कि रॉकेट्स में हम लोग जनरली इस सेल को यूज़ करते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये बहुत हल्का होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और तीसरी बात, हल्का है, आप ऑब्वियस सी बात है भाई आपको ऊपर भेजने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी, और एनर्जी अगर आपको देनी है तो वो भी साथ साथ में जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि सेल आपने ज़मीन पे लगा रखे और रॉकेट ऊपर जा रहा है, आपको सेल भी तो रॉकेट के अंदर ही लगाना पड़ेंगे। काश ऐसा होता कि कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती, वाईफाई कनेक्टिविटी हो जाती, कि सेल ज़मीन में गड़े हुए हैं और रॉकेट को एनर्जी ऊपर मिल रही है। ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको भगवान हमें जरूर वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ में, हमारे साथ में, या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, कि वो हमें एनर्जी दे रहा है और यहाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन सेल रॉकेट के अंदर लगाए जाएंगे। तो अब रॉकेट के अंदर जब सेल को लगाओगे तो रॉकेट का वेट बढ़ जाएगा, और रॉकेट का वेट बढ़ जाएगा तो
फिर आपको उनको भी तो ले जाना है, तो आपको इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि उसके अंदर कुछ हल्के सब्सटेंस को लो। इसीलिए हम लोग जनरली जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो कि रॉकेट को ले जाने के लिए चाहिए भी सही। और प्लस इसमें एक फ़ायदा ये होता है बच्चों कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है उससे वाटर बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं उन एस्ट्रोनॉट्स को पीने के लिए पानी चाहिए रहेगा, तो ये पानी उनको मिल जाता है, और बिल्कुल प्योर फॉर्म में, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, एकदम मिनरल वाटर जिसे हम लोग कहा करते हैं बच्चों। तो उनको शुद्ध पानी मिल जाता है पीने के लिए। तो इससे एक फायदा ये होता है कि पानी उनको अलग से नहीं ले जाना पड़ता। सेल रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, मुझे प्यास लगी, वहाँ से जो पानी बना बिल्कुल प्योर वाटर है बच्चों, और प्योर वाटर है वो पीने के काम में भी आ जाएगा। तो बड़े सारे फायदे हैं बच्चों फ्यूल सेल्स के। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे। At temperature 27 डिग्री सेल्सियस combustion of methane is taking place in this way। हमें बच्चों इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालनी, हमें मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी बच्चों। जबकि आपको इन चारों कंपाउंड्स की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, और चारों ही कंपाउंड की आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है। यूनिट देख लीजिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन की है किलो जूल पर मोल, और एंट्रोपी की है जूल पर मोल पर केल्विन। और आपको ऑक्सीजन की कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी बच्चों, और हमारा स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन of any substance in its fundamental in its elemental state is equals to 0 anyways। so हम लोगों को अगर डेल्टा जी निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो फॉर कैलकुलेशन इट्स डेल्टा एच विच इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की। और प्रोडक्ट में कौन कौन है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो चलिए साहब, कार्बन डाइऑक्साइड की -393.5 और बच्चों वाटर की देखी जाए तो दैट इज -285.8। दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। में प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर था, दोनों को लिखती है। और रिएक्टेंट्स में अगर देखा जाए बच्चों तो रिएक्टेंट में है यहाँ पर -74.8। रिएक्टेंट में है बच्चों 74.8। और जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है तो एज आई टोल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर को नहीं भी बोला होता तो भी हम अंडरस्टूड थे, हालांकि नहीं बोला एक तरह से अगर कहा जाए, बट स्टिल अगर जीरो नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है बच्चों जीरो होगी। सो इस तरीके से बच्चों यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। और डेल्टा एच की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू आर फाइंडिंग इट इज -890 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज हीट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की हीट जो है बच्चों वो ये आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालता हूँ। और किसी भी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगा बच्चों? दैट इज एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो अभी प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए बच्चों देन इट इज 214, ये 214 है। और साथ में वाटर है बच्चों, तो वहाँ पर उनकी है 70, और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 2 × 70 करना पड़ेगा भैया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके 214 और इसके 2 × 70। और माइनस में यदि देखा जाए बच्चों तो मिथेन है, और मिथेन की है 185, मिथेन 186, ये लीजिए साहब 186 हो गई। और रही बात बच्चों ऑक्सीजन की, देयर आर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो आई विल नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2, ये लीजिए साहब। सो दिस विल बी गिविंग यू द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन। इस एंट्रोपी का चेंज निकाल कर देखिए बच्चों, दैट यू आर फाइंडिंग इज इक्वल टू -240 जूल पर मोल पर केल्विन। नाउ वी पीपल हैव टू फाइंड आउट इज डेल्टा जी एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन। चलिए मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ बच्चों, डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों 890 है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन आई नीड टू ऐड 273 सो दैट इट विल रिजल्ट इनटू 300 केल्विन। तो ये लीजिए बच्चों। और जहाँ तक बात है डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस की वैल्यू जो आ रही है बच्चों दैट इज -240 आ रही है। 240 इस केस में 242 आ रही है बच्चों, जरा करेक्शन कर लीजिएगा। 242 ये कैलकुलेशंस मैं पहले से कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट यू पीपल आर आल्सो एडवाइज टू वेरीफाई। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत गया हो। मैंने इसको 1000 से डिवाइड क्यों किया बच्चों? सीधी बात है, ये जूल में आई है और वो किलो जूल में थी, तो हम एक काम करते सभी को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके लिए कुछ ऐसी बात करेंगे। और इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों कितना आ रहा है। दिस इज -817.4, ये लीजिए साहब किलो जूल पर मोल
ये आपके पास में क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ गई भाई, आपने पहले क्या करा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाला, फिर डेल्टा एस निकाला, और फिर सिंपल ये इक्वेशन हमने यूज़ करी, हमारे पास में फ्री एनर्जी में चेंज आ जाएगा।